Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 4 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, pink highlighted portion and blue highlighted portion. This is part 1, so we are going to cover pink highlighted portion where we are going to talk about motivation of employees by changing their work schedules. And the unit's name is the process of motivation for higher morale and productivity. So इस यूनिट में सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो ये कि कैसे एम्प्लॉयज का वर्क शेड्यूल चेंज करने से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। जब ज्यादातर जो वर्किंग आवर्स होते हैं लोगों के, जो पहले ज़्यादातर, अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा काम हो गया है इसके ऊपर और एम्प्लॉयज़ के ऊपर काफ़ी उनकी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क किया जा रहा है। बट जब ये शुरुआत जहाँ से हुई तब जो वर्किंग आवर्स होते थे वो इस तरह के होते थे कि वो ज़्यादातर टाइम वर्क प्लेस पे स्पेंड करते थे। अब होता क्या था कि सारा टाइम अगर वर्क प्लेस पे है तो उनको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। वो ना बच्चों को देख पा रहे हैं, ना एल्डरली पीपल को देख पा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर वो सिंगल पेरेंट है या अनमैरिड है, सिंगल है, जिनकी पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की उन्हीं के ऊपर होती है, तो कोई और पीछे से देखने वाला नहीं होता है। सो वो उनकी वर्क लाइफ को पे इम्पैक्ट डालता है, कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे इम्पैक्ट डालता है। सो ऑर्गेनाइजेशन अब एम्प्लॉयज़ को तरह तरह के टाइम फ्रेम्स देने लगी है सो दैट वो एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से जो उनके लिए सुटेबल टाइम होता है उसको वो चूज कर सके। और यही जो कंसेप्ट है ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल्स का, उससे मैनेजमेंट को आसानी हो जाती है कि अलग अलग अरेंजमेंट्स वो कर दें। जो एम्प्लॉयज़ है वो आए, अपने प्रिफर्ड टाइम पे मन लगा के काम करें एंड उसके बाद चले जाए। वो कौन कौन सी टेक्निक है वो हम देखेंगे अभी। कंप्रेस्ड वीक्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, शिफ्ट वर्क शेड्यूल्स, ये कुछ इन्होंने टर्म्स बताए हैं। इसको भी हम समझेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं आगे। अब जब हम एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं ऑप्शन कि भाई तुम कैसे भी चूज़ कर लो, वीक में कम टाइम के लिए काम करने आओ या अपने आवर्स जो है डेज के वो इधर उधर कर लो, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट होती है पर्सनल लाइफ में उसको वो फुलफिल कर पाते हैं। एक और जो टेक्निक है इसमें वो है कंपनी अपने शेयर्स एम्प्लॉयज़ को सेल आउट कर देती हैं। उससे क्या होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, ओनरशिप बढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारी कंपनी है और हमें वर्क करना पड़ेगा। जो कमिटमेंट है वो भी बढ़ जाता है वर्क की तरफ। सो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम भी दी जा रही है प्लानिंग के लिए। वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वर्क को अपने हिसाब से, जैसा उनको कंट्रोल करना है काम को वैसा वो कर सकते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ मिलती है सो वो ज़्यादा फ्रीडम से वर्क कर पाते हैं, उनको बाउंडेशन फील नहीं होती है। और इस तरह का जो टेक्निक होती है जिसमें उनको पूरा फ्रीडम दी जा रही है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं वर्क प्रोसेस को, उसको हम क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स कहते हैं। ये जापानीज कंसेप्ट है जो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप भी आती है एम्प्लॉयज़ में। हाँ ठीक है, हमें फ्रीडम है ना। तो ये जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी टोटल क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाते हैं। उनकी विलिंगनेस होती है कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें। इसमें मेनली हमारा जो एम होता है ऐसा करने का वो यही है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्वमेंट के साथ रन करें। और जब उनका इन्वॉल्वमेंट होता है सारी स्ट्रेटजीज में तो ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट आता है। नाउ जो मेन टॉपिक है आज का वो है द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन फॉर हायर मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। क्या क्या प्रोसेस हम यूज़ करते हैं सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल भी हाई हो और प्रोडक्टिविटी भी हाई हो। उसके लिए और क्यों ज़रूरी है ये, ऑफ कोर्स बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, डाइवर्स वर्कफोर्स काम कर रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जा रही है डे बाय डे। तो हमें कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए, क्योंकि कस्टमर की भी डिमांड चेंज हो रही है, तो उन सब को अपने ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्ट करके रखने के लिए कस्टमर्स को और कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि एक स्किल्ड नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखें। उसके अलावा ज़रूरी है कि उस एम्प्लॉयज़ को रिटर्न में भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि वो काम करने आ रहे हैं, स्किल्ड है, उनको आपने पैसा दे दिया और फिर उनको जोते जा रहे हो, ऐसा नहीं हो। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी, वो तभी भी प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए फैमिली पर्सनल लाइफ भी ज़रूरी होती है। तो नए प्रोग्राम्स, न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहे जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो जो कुछ टेक्निक्स हैं जो उससे हम प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं वो है ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल,
एम्प्लॉय ओनरशिप, क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स, हाई इन्वॉल्वमेंट, और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो पहला है ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल। एम्प्लॉय जब सारे टाइम ऑफिस में रह रहे हैं तो उनके जब वो कभी कभी तो नाइट ड्यूटीज भी होती है उनकी, तो जब वो सुबह उठ रहे हैं काम करके, तब देख रहे हैं कि दुनिया तो सो के उठ रही है और ये यहाँ पे काम करने लगे हुए हैं, तो वर्क प्लेस पे ही ज़्यादा उनका टाइम निकल रहा है। सो अब उनको डेली एक्टिविटीज़ में कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस में तो कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक जनरल स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो भी बढ़ता जा रहा है। लोगों को सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, हर एक लग्जरी चाहिए, और जो फ्री टाइम है उसको भी वो एक क्वालिटी के वे में स्पेंड करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ टीवी होती थी, फैमिली होती थी, तो लोग घर में ही अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते थे जब वो फ्री होते थे, तो लिमिटेड एन्जॉयमेंट की भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। अब क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही है, रिसोर्ट्स आ गए हैं, एंटरटेनमेंट बढ़ गया है, सिनेमा हॉल्स बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के हो गए हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा हो गया है, तो लोगों के पास टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जब वो फ्री होते हैं। सो दे सीक दैट फ्रीडम कि भाई हमें मौका मिले और हम ये एंजॉय करें। सो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को है ना शेड्यूल को रीशेड्यूल करने की ज़रूरत पड़ गई। जो पहले जिस तरह का शेड्यूल होता था, अब उनको सोचना पड़ेगा कि वर्किंग आवर्स किस तरह के किए जाए सो दैट एम्प्लॉय की जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना रहे। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये वर्किंग आवर्स, ब्रेक वाले आवर्स, उनको रीशेड्यूल करने का प्लान किया। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो वर्क वीक्स है उनको शॉर्टर कर दिया है, जिसमें दो ट्रेंड ज़्यादा पॉपुलर है। डेज वर्कड पर वीक जो है उसको पहले जो 7 दिन लोग काम करते थे उसको 5 दिन कर दिया है, और जो लोग 12 to 14 आवर्स काम करते थे उसको 8 आवर्स कर दिया है। तो इस तरह से इन्होंने श्रिंक कर दिया है वर्किंग डेज एंड वर्किंग वीक्स। सो उससे क्या हो गया है, इनको ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा है। सो यानी अगर ये 8 घंटे रोज़ काम करते हैं और 5 दिन काम करते हैं तो 8 into 5 is 40, यानी 5/40 का मतलब है 5 दिन आना है और टोटल 5 दिन में 40 घंटे काम करना है। 40 कैसे आया, 8 into 5। तो इन्होंने यहाँ पूछा भी है कि इसका क्या मतलब होता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि विमेन वर्कफोर्स भी हो गया है, तो ऑफ कोर्स उनका एक शेड्यूल टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी को देखते हुए, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए। पहला फैक्टर ये। फिर देन सिंगल पेरेंट्स भी वर्क करने आते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग है तभी भी ये प्रॉब्लम आती है। ट्रैफिक जैम लगने लगा है, तो अब लोग, इंसान चाहे जल्दी भी निकले तो भी घर पहुंचते पहुंचते लेट हो ही जाता है। तो इन सबको देखते हुए वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसीलिए और लोग चाहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा अच्छी बनाए, ज़्यादा, तो अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल जो है वो अब नया नॉर्म हो गया है, जिसमें इंसान अपने मर्जी से सेट कर सकता है कि वो कितने घंटे काम करना चाहता है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स कौन से वो चूज़ करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें इन्होंने इतना ही बताया कि नंबर ऑफ आवर्स श्रिंक हो गए हैं पर डे एंड नंबर ऑफ डेज श्रिंक हो गया है पर वीक। एक और न्यू टेक्नोलॉजी जो आपने देखा होगा, वर्क फ्रॉम होम वाली, जहाँ पे टेली कम्यूटिंग की जाती है, टेलीफोन या वीडियो से ही मीटिंग्स की जाती हैं। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग वर्क। अब वर्किंग आवर्स को भी हम शेड्यूल कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के मोरल एंड प्रोडक्टिविटी पे भी हेल्प मिलती है। सो इसमें कुछ टेक्निक्स बताई हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड वर्क वीक्स, डिस्क्रिशनरी वर्क शेड्यूल्स, शिफ्ट वर्क। अब ये क्या क्या है, इनको वन बाय वन हम समझेंगे। कंप्रेस्ड वर्क वीक्स क्या होता है, इसमें 3 बेसिक पैटर्न्स बताए हैं, जैसे कि फ्यूअर डेज वो वर्क करेगा एम्प्लॉय पर वीक में, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कवर करेगा जो होते हैं, जैसे कि 40 घंटे अगर हमें काम करवाना है, तो सपोज उसने अगर 5 डेज वीक में चूज किया है काम करना, तो उसको 40 आवर्स देने पड़ेंगे। अब 40 कैसे हुआ, मतलब रोज 8 घंटे काम करेगा। या अगर वो 4 दिन ही काम पे आना चाहता है, बाकी दिन नहीं आना चाहता है हफ्ते के, तो उसको 40 घंटे देने हैं, यानी 10 घंटे उसको रोज काम करना पड़ेगा, तब जाके वो 4 दिन काम करेगा, राइट। और बाकी के जो बचे हुए दिन हैं वो एंजॉय कर सकता है, अपना काम कर सकता है, जो भी बाकी कुछ करना चाहता है। दूसरा ऑप्शन है फ्यूअर आवर्स वर्कड पर वीक, कम घंटे काम करेगा और टोटल डेज जो है वीक में वो सेम रहेंगे, जैसे कि 5 दिन काम करेगा, 5/40 वीक, यानी कि 40 घंटे काम करना है 5 दिनों में। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन हो सकता है 5 दिन काम करना है लेकिन टोटल 35 आवर्स स्पेंड करने हैं वीक में। एंड देन एक और थर्ड ऑप्शन है फ्यूअर डेज एंड फ्यूअर आवर्स वर्कड पर वीक, कम घंटे काम करना है एंड दिन भी वीक के कम करने हैं, जैसे कि
5 दिन काम करेगा 40 घंटे देगा, ये तो वही सेम ऑप्शन दिया है इन्होंने। एंड देन 4 डेज काम करेगा, इन टोटल 36 आवर्स देगा। 9 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, 4 9s are 36, तो 36 घंटे देगा। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कंप्रेस्ड शेड्यूल है वो है 4 days 40 आवर्स का, जिसमें इंसान को 4 दिन और मिल जाते हैं। हफ्ते में अगर 7 days है तो 3 दिन मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने आगे बोला है कि वीक को ये लोग 8 days मान के चल रहे हैं, तो 8 days के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे अगर वीक को हम मंडे टू थर्सडे ये काम करेगा वीक में, बाकी दिन छुट्टी, या ट्यूसडे टू फ्राइडे काम करेगा, बाकी दिन छुट्टी, तो एम्प्लॉय को काफी लंबा वीकेंड मिल जाता है, और वो भी साल भर मिल जाता है। इन्होंने वर्क वीक का 8 days वाला कंसेप्ट भी बताया कि अगर ये वीक को 8 days का मानते हैं, यानी मंडे टू मंडे, एंड सेकंड ऑप्शन है ट्यूसडे टू ट्यूसडे, ऐसे ही थर्ड वीक माना जाएगा वेंसडे टू वेंसडे, इस तरह से। तो अब ये एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना, जो कंप्रेस्ड वर्क शेड्यूल हो जाएगा इसमें। अगर वो 8 के 8 दिन आ रहा है लेकिन कम आवर्स काम कर रहा है, इस तरह से भी किया जा सकता है। तो मेथड को हम बोलते हैं 8 day 4/40 वीक। 8 days काम कर रहा है लेकिन 4 घंटे ही 4 दिन में अगर काम कर रहा है तो 40 घंटे दे रहा है। तो एम्प्लॉइज अब जब 4 दिन काम कर रहे हैं और 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो बाकी के 4 दिन उसके पास ब्रेक है एंजॉय करने का, कुछ और काम करने का, जैसे मैंने बताया था पहले भी। और इसमें शिफ्ट्स भी लगाई जा सकती है। एक शिफ्ट में कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, दूसरे शिफ्ट में कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, तो और ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहेगा। तो जब वो दूसरा एक ऑफ कर रहा है तो दूसरे वाले एम्प्लॉयज आके उसके जगह पे काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को अब 7 days का काम मिल रहा है। 7 days का जितना काम होता है एम्प्लॉय करके दे रहे हैं उसको, एंड एम्प्लॉय भी अच्छा अर्न कर रहे हैं और उनको फ्रीडम भी मिल रही है। और कभी कभी ये जब ऑफ मिलेगा तो सैटरडे संडेज भी उनको ऑफ मिल सकता है, यानी वो चूज कर सकते हैं ना, ये वीक 1 वीक 2 कौन से वाले वीक में वो आना चाहते हैं, इस हिसाब से। सो इससे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, उसका वर्क के लिए भी बढ़ रहा है, उसको फ्री टाइम भी मिल रहा है ना, सारी चीज़ें वो कर पा रहा है। एक इसमें जो इशू देखने के लिए मिला है वो ये कि इनको फटीग लेवल ज़्यादा हो जाता है, मतलब थकान चढ़ी रहती है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि जो वर्क डेज होते हैं वो 10-10 घंटे के होते हैं। सो इसको इनका कहना है कि भाई बाकी के जो 4 दिन मिले हैं उसमें वो रिलैक्स कर सकते हैं, उनके पास टाइम होता है फिर से रिचार्ज होने का, फिर से अपनी थकान मिटाने का टाइम होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी वर्क शेड्यूल। ये अलग अलग तरीके से इसमें शेड्यूल सेट कर सकते हैं, जैसे स्टैगर्ड आवर्स, फ्लेक्सिबल आवर्स, वेरिएबल आवर्स। सो इसमें एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि वो अपने चॉइस से देख सकता है कि उसको कितने बजे ज्वाइन करना है ऑफिस का टाइम। सो ये स्टैगर्ड स्टार्ट सिस्टम जो होता है ये वर्किंग आवर्स को रिड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि एम्प्लॉय कौन से टाइम पे लॉग इन होना चाहता है वर्क के लिए, और नॉन वर्क आवर्स कितने रखना चाहता है, कौन सा रखना चाहता है, कितने बजे वो छुट्टी लेना चाहता है ऑफिस से। तो जो एम्प्लॉई है वो चूज कर सकता है, जैसे कि वर्क डेज में जो ऑप्शंस इनको मिलते हैं, 7 AM पे तुम लॉग इन कर जाओ, या 8 AM में कर जाओ, या 9 AM में कर जाओ, या हो सकता है 7:30 8:30 इस तरह से भी हो सकता है। तो 7 AM से लेकर 9 AM के बीच में वो कभी भी चूज कर सकता है। एंड उसके बाद एक और ऑप्शन जो इनका होता है वो ये होता है कि वो साल में या तो एवरी ईयर वो अपना लॉगिन का टाइम चेंज कर सकते हैं, या एवरी 3 months में भी वो चेंज कर सकते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट जो उनको मिल रहा है उसके बेसिस पे भी वो अपना लॉगिन आवर चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स डिस्क्रिशनरी टाइम सिस्टम है, उसमें वेरिएशन किया जा सकता है। जैसे कि एम्प्लॉय जो है 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, अगर आप इस फिगर को देखो, इसी को मैं समझाती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम चीज़ दी हुई है। सो अगर आप देखोगे फ्लैक्सी टाइम है 9 से 7 to 9, यानी कि 7 AM भी आ सकता है एम्प्लॉय, काम स्टार्ट कर सकता है, 8 AM भी कर सकता है, 9 AM भी कर सकता है, लेकिन 9 AM दैट एम्प्लॉय हैज़ टू बी एट दी वर्क प्लेस, एंड फिर 11 AM तक उसको रहना ही पड़ेगा। 11 से लेके 1 PM, 11 AM to 1 PM उनका लंच है, यानी ये भी फ्लेक्सिबल है। अगर वो 7 बजे आ रहा है तो 11 AM वो लंच कर लेगा, अगर 8 बजे आ रहा है तो वो 12 नून करेगा, और अगर 9 बजे आ रहा है तो 1 PM करेगा, लाइक दैट। और उसके बाद से फिर से कोर टाइम पे स्ट्रिक्टली एम्प्लॉय को वहीं रहना पड़ेगा, ऑफिस में काम करना होगा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी होती है वर्क की। सो अगर वो वहाँ होगा तो आपस में वो इंटरेक्ट कर सकते हैं।
एंड देन फ्लैक्सी टाइम क्या है 3 PM टू 5 PM, यानी जो 7 AM आ रहा है वो 3 PM चला जाएगा, 8 AM आ रहा है वो 4 PM चला जाएगा, जो 9 AM आ रहा है वो 5 PM चला जाएगा। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 7 AM ही है लॉगिन का टाइम, उससे पहले आप लॉगिन नहीं हो सकते। एंड 5 PM जो है वो एग्जिट का टाइम है, यानी बैंडविड्थ इतनी है। अब 5 PM के बाद कोई एम्प्लॉय वहाँ ऑफिस में नहीं बैठेगा। इसको बोलते हैं फ्लैक्सी टाइम, जो ये शुरू के दिए हुए हैं। सो इसको ग्लाइडिंग टाइम भी कहते हैं, फ्लैक्सीबल आवर्स भी कहते हैं। सो एम्प्लॉय को ये लिबर्टी होती है कि वो डिसाइड कर ले कि वो कितने बजे आना चाहता है वर्क पे, और फिर उसकी चॉइस वो कब कब चॉइस चूज कर सकता है कि कितने बजे आएगा। वीकली भी कर सकता है, बाई वीकली भी कर सकता है, मतलब वीक में 2 बार, एंड देन मंथली भी कर सकता है, या 2 हफ्ते में 1 बार भी कर सकता है। इस तरह से भी हो सकता है, वीकली 15 दिन में, एंड देन मंथली कभी भी कर सकता है। तो स्टैगर्ड स्टार्ट सिस्टम में क्या होता है कि एम्प्लॉय ना लंबे टाइम तक के लिए उसको चूज करना पड़ता है कि वो कितने बजे आएगा। एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे साल में 1 बार चूज कर पाएगा, या 6 महीने में 1 बार कर पाएगा, 3 महीने में 1 बार। इतना फ्रीडम नहीं होती जितना इस वाले में है। सो ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स क्यों करते हैं? क्योंकि अगर एम्प्लॉय को इतना फ्रीडम दिया जाए तो उनको भी थोड़ा अपने पर्सनल चीज़ों पे टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाता है। तो इसमें अगर आप देखो तो एम्प्लॉय जल्दी से जल्दी 7 AM चूज कर सकता है आना, और 5 PM जाना। सो ये इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, मतलब 7 AM से लेके 5 PM तक की बैंडविड्थ है। अब आप इसके बीच में अपने फ्लैक्सी आवर्स एंड कोर आवर्स को खुद चूज कर लो, इस तरह का। सो अब सबके पास कोर आवर्स होंगे जहाँ पे वो इंटरडिपेंडेंट नेचर की एक्टिविटीज़ करेगा, और फ्लैक्सी आवर वो है जहाँ पे वो कितने बजे आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, वो उसको फ्रीडम होती है। सो ये पूरी फिगर में मैंने समझा ही दिया था आपको, लंच टाइम कैसे दिया है वो सब वही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब इसमें अगर आप देखोगे फिगर के अकॉर्डिंगली तो 3 फ्लैक्सी आवर्स मिल रहे हैं, है ना, और 2 कोर आवर पीरियड मिल रहा है, एक लंच से पहले और एक लंच के बाद, और फिर लंच ब्रेक भी मिल रहा है। सो इसमें अब कितने सारे सेट्स बन जाते हैं अपने हिसाब से, जितना इंसान चूज कर रहा है। अब मैनेजर जो है वो ये शेड्यूल्स फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, और एम्प्लॉयज़ को कितना अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन देना है वो भी वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं जो मैनेजर्स हैंडल कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ कोर मिनट्स रिक्वायर्ड वर्क पे, तो वर्क पे कितने मिनट्स उनको रहना पड़ेगा, कोर मिनट्स रहना पड़ेगा, वो मैनेजर डिसाइड कर सकता है। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चेंज अप्रूवल भी मैनेजर से कराना, मतलब 2 तरह के। इनफॉर्मल है कि उसने बस कॉल करके बोल दिया आज इतने बजे आऊँगा। फॉर्मल होता है जब वो पेपर वर्क करके उसको शेड्यूल कराते हैं। तो जो एम्प्लॉय जब फॉर्मल अप्रूवल लेंगे तभी वो अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। देन शेड्यूल वेरिएबिलिटी, कितनी जल्दी कोई एम्प्लॉय अपना शेड्यूल चेंज कर सकता है वो मैनेजर के हाथ में होता है। देन टाइम बैंकिंग, इसमें क्रेडिट एंड डेबिट किया जा सकता है अपने टाइम को। जैसे सपोज एम्प्लॉय अगर 8 घंटे का है उनका, तो वो ये भी कर सकता है कि एक दिन 10 घंटे काम कर लिया, अगले दिन 6 घंटे कर लिया, यानी 2 दिन में उसने 16 घंटे दे दिए, क्योंकि हर रोज 8 घंटे देने थे इस हिसाब से। तो वो डेबिट क्रेडिट भी मैनेजर हैंडल कर सकता है उनका। देन शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबल आवर बैंड है उसकी साइज कितनी होगी वो भी मैनेजर सेट कर सकता है। सपोज 10 बजे तक का कर दिया कि ठीक है तुम 10 बजे तक आ जाना 9 के बजे, तो वो भी वो कर सकता है। एंड देन बैंडविड्थ मतलब अमाउंट, जो हमने देखा था ना 7 AM से लेके 5 PM के बीच का ही है, उसी में ही आपको सेटिंग करनी है। वो जो टाइम है अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्टिंग एंड लेटेस्ट पॉसिबल क्विटिंग टाइम, वो भी फ्लेक्सिबल आवर्स किए जा सकते हैं, उसका अरेंजमेंट भी मैनेजर कर सकता है। वेरिएबल आवर अरेंजमेंट्स, ये थर्ड डिस्क्रिशनरी टाइम सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे पूरा करना है। तो मैनेज चाहे वो डेली बेसिस पे करे, चाहे वीकली बेसिस पे करे या मंथली बेसिस पे करे, बस उसको वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि मंथली बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है या वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, किस तरह से। तो ये एम्प्लॉय इस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के साथ कर लेता है। तो वेरिएबल आवर अरेंजमेंट क्या होता है, कोर आवर्स भी हटा देता है, और जो एम्प्लॉय है वो डिसाइड करता है वो कितने घंटे काम करेगा, कितने बजे वर्क करेगा और कितने बजे वर्क नहीं करेगा, वो एम्प्लॉय के हाथ में होता है। यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल है और एक ऑल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट है। जो ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल है उसका मतलब होता है कि वर्क रिलेटेड टाइम को शेड्यूल करना, अरेंज करना, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स कितने वो वर्क करने वाला है और कितने डेज वीक में वर्क करेगा।
वो होता है ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल। अब ऑल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट क्या होता है, जिसमें वो बाकी के वर्क नंबर ऑफ आवर्स के अलावा जो वर्क रिलेटेड फैक्टर्स है उस पे फोकस करता है। ये उन वर्क अरेंजमेंट्स के पे फोकस करता है, किस तरह का वर्क अरेंजमेंट है। इसमें टाइम का कोई लेना देना होता नहीं है। नाउ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ना एक और काम कर रहे हैं, टास्क कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट। अब टास्क कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक काम का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय के साथ। अब उसको वो टास्क परफॉर्म करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई मतलब नहीं है वो कितने घंटे बैठ रहा है रोज, हफ्ते में कितने घंटे बैठ रहा है, महीने में कितने दिन आ रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस टास्क दे दिया, तुम ये टास्क पूरा करके दे दो। इससे क्या, इससे ये क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन है तो टेली कम्यूटिंग से ये है घर पे ही बैठ के वो काम कर रहा है। टास्क में जो भी है जो उनको डिस्कस करना है वो ऑनलाइन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब इसमें सिर्फ हमने टास्क पे ही फोकस किया है। अब ऑल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट से ये फ़ायदा हो जाता है। और इसमें यही बताया हुआ है कि आपने काम दे दिया, अब आपको कोई लेना देना नहीं है वो कब काम कर रहा है, हमें काम चाहिए बस, और कितने टाइम पे चाहिए वो बता देते हैं, दैट्स इट। जो डिस्क्रिशनरी टाइम शेड्यूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, हमने अभी यहाँ पे पूरा ही फ्रीडम की बात करी है। वेरिएबल आवर अरेंजमेंट की बात की है कि वो अपने मर्जी से चूज़ करेगा। फिर हमने यहाँ पे ऊपर बाकी मेथड्स भी देखे थे जहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देखा है डिस्क्रिशनरी वर्क शेड्यूल के अंदर। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो गया है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कम हो गया है, बंदा बहुत टायर्ड नहीं फील करता है, एब्सेंटिज्म नहीं है, अब टर्नओवर्स भी बहुत रिड्यूस हो गए हैं, और जो वर्क एंड नॉन वर्क रिलेटेड टेंशन्स है वो भी रिड्यूस हो गई हैं। अब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है काम को लेकर, और अब एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। इन्होंने ये फ्लो चार्ट से भी बताया, देखो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स बताया, परसीव्ड डिस्क्रिशन, उनको फ्रीडम मिल रही है। अब डिस्क्रिशन यूज़ भी कर रहा है एम्प्लॉय अपने हिसाब से। देन एम्प्लॉय को एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड बिहेवियर पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप ये फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट इज शिफ्ट वर्क शेड्यूल्स। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स चूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे कि वो लेकिन ये एक बार जो चूज़ कर दिया वो हो सकता है कि सारे टाइम हो, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी क्या चूज़ करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चूज़ करती है, अपना शिफ्ट वर्क चूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक ग्रुप अगर 7 AM to 3 PM वर्क कर रहा है तो दूसरा ग्रुप 3 PM to 11 PM करेगा, और तीसरा ग्रुप 11 PM to 7 AM करेगा। तो इन्होंने ये 3 शिफ्ट अरेंजमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें से जो वर्कर हैं वो अपना एक परमानेंटली शिफ्ट को चूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें परमानेंटली आ गया है तो परमानेंटली करना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयज़ कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज़ रोटेट भी होते हैं, वो वीकली बेसिस पे भी होते हैं, मंथली बेसिस पे होते हैं, और जो भी शेड्यूलिंग ब्लॉक्स होता है, हो सकता है 2 महीने हो या 6 महीने हो या ईयरली हो, जैसा भी है उसके हिसाब से भी एम्प्लॉयज़ को चेंज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को जब ये ऑप्शन देता है कि वो अपना वर्क वीक को कंप्रेस भी कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी टाइम शेड्यूल भी हो सकते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स अगर वर्क प्लेस पर हम यूज़ करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को, वो उनको ऑप्शन मिल जाता है। अब ये जब ऐसा हो रहा है, डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, तो अब एम्प्लॉय बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अपनी प्रोडक्टिविटी तो उसकी पर डे अच्छी हो ही रही है, और फिजिकल रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। तो अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट्स हैं तो पूरे 24 घंटे ही काम चल रहा है, 16 घंटे या 24 घंटे के बीच में काम चल रहा है, और मशीन्स जो है फालतू नहीं है पड़ी हुई हैं, उनको ऑप्टिमली यूज़ किया जा रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ऑप्टिमली यूज़ किया जा रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो हमेशा से चलता आ रहा है, जैसे हॉस्पिटल, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट, ये इसमें तो कंपल्शन ही है, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसमें तो रहते ही हैं ऐसे शिफ्ट्स, लेकिन अब बाकी कंपनीज भी इसी को ऑप्ट कर रही हैं। सो इससे एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट होता है, जैसे कि वो अपना शिफ्ट चूज़ कर रहे हैं तो बाकी के टाइम पे वो अपने फैमिली मेम्बर्स पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे सिंगल पेरेंट है तो वो अपना ऐसा टाइम चूज़ करेगा जब बच्चा स्कूल गया है,
ट्यूशन्स गया है, तब वो वर्क करने चला गया, और जब बच्चा घर पे है तो वो भी घर पे है। जो एलिंग पेरेंट्स हैं उनको अटेंड किया जा सकता है। फिर बाकी डबल लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं ये लोग, है ना, इस तरह से लेसर आवर्स। लेकिन ये है कि इसमें लेसर आवर्स मिलते हैं सोने के लिए, है ना, कम टाइम मिल रहा है। अगर बार बार शिफ्ट चेंज हो रही हैं तो वो उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर नाइट ड्यूटीज़ करके आ रहे हैं तो दिन में सब लोग जगे हैं तो वो ढंग से नींद ही नहीं हो पाती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत है। तो उनकी पर्सनल लाइफ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट तो पड़ सकता है अगर वो यूज टू नहीं हो पा रहा है इसके। लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इनको प्रीमियम वेजेस मिल जाते हैं अनडिज़ायरेबल शिफ्ट चूज़ करने के लिए। फिर या अगर सिंगल पेरेंट है, या फिर अगर कपल भी काम कर रहे हैं तो एक तो डबल इनकम तो हो ही रही है, साथ में एक टाइम पे एक पार्टनर रहेगा घर पे और दूसरा टाइम पे दूसरा पार्टनर रहेगा। तो मतलब बच्चे और ओल्ड पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई तो रहेगा ही साथ में। सो ये हो रहा है। अब इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुई है, और फिर अगर एम्प्लॉय की नीड और ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है वो एक दूसरे से शेयर की जाए तो रिलेशनशिप एक कंपैटिबल रिलेशनशिप में बदल सकती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इनके अपना जो वर्क शेड्यूल नीड्स है और जो एम्प्लॉय की नीड्स है उसके शेड्यूलिंग, दोनों की शेड्यूलिंग मैच कर ले, तो उससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बढ़ता है, वो सेटिस्फाइड भी फील करता है और ज़्यादा वैल्यूड भी फील करता है, उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कंप्रेस्ड वर्क वीक। कंप्रेस्ड वर्क वीक में मतलब आपके डेली आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा घंटे काम करोगे, लेकिन वर्क वीक छोटा होगा, यानी आपको लीजर टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंप्रेस्ड वर्क वीक को पसंद भी करते हैं, और कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं शेड्यूल के साथ, क्योंकि अगेन लंबे घंटे काम करेंगे तो उनको फटीग होगा, और लीजर टाइम ओरिएंटेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। लॉन्गर वर्क डेज हुए तो उनकी मेंटल एंड फिजिकल फटीग ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लंबे लंबे वर्क डेज है उनके, बहुत ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। सो अब लीजर टाइम ओरिएंटेशन जो है, अगर वो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, है ना, कितना उनको लीजर टाइम मिलेगा हर बारी। तो उनका एटीट्यूड भी डिपेंड करता है कि किस तरह का उनको वर्किंग आवर्स है, ज़्यादा वर्किंग आवर्स है, कम वर्किंग आवर्स है, कितने आवर्स पर डे वो उनको फ्री टाइम मिल रहा है। तो लोग ज़्यादातर एंजॉय करते हैं उनको ज़्यादा फ्री टाइम मिले तो, और ज़्यादा अगर डेज ऐसे हैं पर वीक जो फ्री हैं तो लोगों का जो वर्क की तरफ फोकस होता है वो ज़्यादा बेटर होने लगता है। अगर वो ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं डे में तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आने लगा है, ऐसा रिसर्च कह रही है। स्ट्रेस ज़्यादा होने लगा है, डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है। तो जो अपने टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कि एडजस्ट कर सकते हैं वीक में कि कब वो कितने बजे काम करेंगे कब, तो उसमें देखा गया है कि जो कंप्रेस्ड शेड्यूल होता है वो ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन देता है और लीजर टाइम सेटिस्फेक्शन भी उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके कंप्रेस्ड शेड्यूल होने की वजह से वो हर चीज़ एंजॉय कर पा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल, कंप्रेस्ड वर्क शेड्यूल में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ आवर्स पर डे ज़्यादा है और नंबर ऑफ डेज पर वीक कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है हफ्ते में, जहां आप बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो वर्किंग शेड्यूल्स के अलावा जो नॉन वर्किंग काम है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो वर्क से रिलेटेड नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना या कुछ और काम करवाना, सपोज गाड़ी की सर्विसिंग कराना, घर में अच्छे से क्लीनिंग करना, या एंटरटेनमेंट या कुछ और कम्युनिटी इवेंट्स को अटेंड करना, ये इसकी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है जब कंप्रेस्ड वर्क शेड्यूल के केस में हम देखते हैं। लोग पॉजिटिवली इस बात के लिए ये फील करते हैं कि हमें बाकी टाइम मिल रहा है कि हम फैमिली और कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट इसका नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है कि क्योंकि ज़्यादा घंटे ये काम कर रहे हैं तो वीक जॉब सेटिस्फेक्शन भी देखा गया है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ज़्यादा काम करने से इनको जो पेमेंट है वो सही मिल रहा है, पेमेंट के बेसिस पे या उनका जो सुपरविजन है को वर्कर्स, इसके बेसिस में भी हम देख सकते हैं इन फैक्टर्स को। तो एक न्यूट्रल हो जाता है ये प्लस एंड माइनस देख के। ये जो स्ट्रेस है बेसिकली कंप्रेस्ड शेड्यूल्स में इसी वजह से आता है क्योंकि ज़्यादा घंटे काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो बाकी के दिन मिल रहे हैं रिचार्ज होने में, उसको देखा जाए तो ये इनकन्क्लूसिव है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिससेटिस्फैक्शन है,
न्यूट्रल है, ना ही सेटिस्फेक्शन है ना ही डिससेटिस्फेक्शन है. सो 4 days वर्क करने आएंगे, बाकी के दिन रेस्ट करेंगे, लाइक दैट. सो इन्होंने पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में भी स्टडी करने की कोशिश की है, परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस एंड कंप्रेस्ड शेड्यूल के बीच में. तो मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं. परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं. सेम ही परफॉर्मेंस दे रहा है इंसान, चाहे वो हफ्ते में 5 दिन आए और टोटल 40 आवर्स दे, या कंप्रेस्ड वाला करे कि 4 दिन में 4 दिन आए काम करने, काम करे बहुत ज़्यादा घंटे और फिर छुट्टी ले ले बाकी 4 दिन. किसी भी केस में हमें कुछ ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं मिला है. फटीग ज़रूर हो जाता है ऑल बिकॉज ज़्यादा घंटे काम कर रहा है इंसान, और लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि फटीग्ड होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ रहा है. ऐसा कुछ हमारी स्टडी में अभी तक निकला नहीं है. तो कंप्रेस्ड जो शेड्यूल्स हैं वो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है, यानी परफॉर्मेंस भी वैसी ही चल रही है जैसे कि बाकी लोगों की चलती है. डिस्क्रिशनरी टाइम सिस्टम्स, हमने डिस्क्रिशनरी टाइम सिस्टम पहले किया था कि उनके टाइम वो शिफ्ट कर सकते हैं, कितने बजे आना है कितने बजे नहीं आना है. बट रिसर्चेस क्या कहती हैं और हमें क्या समझ में आया इस पूरी स्टडी से, वो हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं. ये सबसे पॉपुलर सिस्टम माना जाता है डिस्क्रिशनरी टाइम सिस्टम, लेकिन लोग जनरली जो कन्वेंशनल सिस्टम होता था ना उसमें दोबारा आना पसंद नहीं करते. इनको ज़्यादा फ्लैक्सिबल शेड्यूल ही पसंद है लोगों को, तो लोग फ्लैक्सिबल शेड्यूल में ही वर्क करना चाहते हैं. देन इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस आई है, 2 पैटर्न्स नोटिस हुए हैं. नंबर 1, लोग चूज करते हैं वैसा नया शेड्यूल जो पुराने शेड्यूल से मिलता जुलता हो. मतलब सपोज उसके पास पुराने शेड्यूल वाला कोई ऑप्शन नहीं है तो उससे मिलता जुलता जो भी नया शेड्यूल मौजूद होगा ना वो चूज करेंगे. सेकंड, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना डेली स्टार्टिंग और क्विटिंग टाइम सेम ही रखना चाहते हैं, बार बार वो चेंज नहीं करना चाहते. तो ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी भी अगर एम्प्लॉयज़ को आप देंगे तो भी आप देखेंगे कि वो ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं. जो उनका पहले से सेट है रूटीन उसी को ही वो फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी सेट कर चुके होते हैं, तो बार बार उनको हर चीज़ रीशेड्यूल करना पड़ेगा. इसीलिए वो प्रेफर करते हैं अगर ऑप्शन मिल भी रहा है तो भी हम एक ही उसमें बने रहना चाहते हैं. सारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो है वो पॉजिटिवली इंक्लाइन नहीं होते हैं फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स में, ये भी नोटिस किया गया है. और अगेन मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि हर एक एम्प्लॉय का ट्रैक रखे, कौन कितने बजे आ रहा है कितने बजे जा रहा है क्या कर रहा है. सो सपोज कोई मीटिंग अगर इन्होंने प्लान की है जिसमें सबका रहना ज़रूरी है, तो जिसकी शिफ्ट्स थी जिसने कोई और टाइम शेड्यूल किया था उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई कि वो कैसे वो टाइम को मैनेज करेगा. नेक्स्ट इज शिफ्ट वर्क. जो शिफ्ट वर्क होता है, जैसे हमने देखा था कि 3 शिफ्ट्स बताए थे, एक मॉर्निंग की, एक आफ्टरनून की और एक इवनिंग की. तो मेन प्रॉब्लम शिफ्ट वर्क से क्या होता है कि लोग बैलेंस नहीं कर पाते अपनी वर्क और नॉन वर्क लाइफ को, कम्युनिटी फैमिली लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते अपने वर्क के साथ. और कई लोग जैसे हमारी 24 आवर्स की जो साइकिल होती है, बार बार अगर वो शिफ्ट होती रहेगी, शिफ्ट में इंसान काम करेगा तो वो बार बार ये रिदम चेंज होती है. तो बायो रिदम्स अगर इम्पैक्टेड हो जाती हैं तो उसका असर फिजिकली तो पड़ता है, साथ में साइकोलॉजिकली भी पड़ता है. सो इसीलिए शिफ्ट्स बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, पर्सन की हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है. लोगों में कुछ और चीज़ें भी ऑब्जर्व की गई हैं जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन में भी वो स्ट्रगल करते हैं सोने के लिए, इसीलिए उनको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है. पुअर एपेटाइट हो जाती है, स्लीप की क्वालिटी पुअर हो जाती है, फटीग्ड फील करते हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फील होता है, लो जॉब सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, इनके विड्रॉल बिहेवियर होते हैं जैसे कि एब्सेंट हो जाएंगे या जॉब ही छोड़ देंगे क्योंकि उनसे बनता नहीं है. इवन जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं उनमें एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा देखे गए हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट्स के रादर जो मॉर्निंग या आफ्टरनून की शिफ्ट्स में काम करते हैं. सो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सोशल लाइफ तो इम्पेयर्ड हो ही गई है, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, वो एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं सारी चीज़ों से. अगर कोई एंगेजमेंट है, सोशल एंगेजमेंट है या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी बायो रिदम कुछ और तरीके से चेंज हो गई होती है. देन उनकी परफॉर्मेंस भी सफ़र करती है ऐसे एम्प्लॉयज़ की जिनका शिफ्ट फिक्स्ड नहीं होता ना, बार बार चेंज होता है. थोड़े टाइम के बाद फिर रोटेट हो गई शिफ्ट, थोड़े टाइम के बाद फिर आफ्टरनून में आए, थोड़े टाइम के बाद फिर मॉर्निंग में आए, थोड़े
मतलब बार बार जिनकी शिफ्ट चेंज होती है उनको ज़्यादा दिक्कत आती है एज कम्पेयर टू जो फिक्स्ड शिफ्ट में काम करते हैं। तो कुछ आइडियाज़ इन्होंने दिए हैं यहाँ पे जो हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों की जो शिफ्ट्स में काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को पहली बात तो जो उनके जो शेड्यूल्स है प्रेफरेंसेस वो उनकी मर्जी से होना चाहिए। कई लोग आफ्टरनून में ही काम करना चाहते हैं, कई लोग मॉर्निंग में ही करना चाहते हैं, कई लोग नाइट शिफ्ट्स में ही करना चाहते हैं। तो अगर लोग खुद चूज करेंगे ना वो कितने टाइम पे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ईजी होता है, रादर कंपनी उनको फोर्स करे कि भाई तुम करो, इस टाइम पे ही आना पड़ेगा। तो कंपनी को एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि तुम कौन सा शिफ्ट में काम करना चाहते हो। अब इसमें और क्या क्या कंपनी कर सकती है वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, जैसे कि एक तो परमानेंट शिफ्ट असाइनमेंट किया जा सकता है, वो रोटेटिंग शिफ्ट से ज़्यादा बेटर होता है। सेकंड, जो शिफ्ट्स को जब आप रोटेट करते हैं तो इसको फॉरवर्ड मूव करें, मतलब उल्टा ना करें। जैसे सपोज किसी की मॉर्निंग शिफ्ट थी, अब उसको आफ्टरनून में पहले शिफ्ट करो, फिर आफ्टरनून में जो हो गया उसको फिर नाइट शिफ्ट में करो, फिर जो नाइट शिफ्ट में था उसको मॉर्निंग शिफ्ट में करो। तो ये अगर सर्कुलर वे में क्लॉकवाइज वे में चलेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनकी हेल्थ पे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन नाइट शिफ्ट्स को ज़्यादा छोटा कर रखना पड़ेगा लेंथ में, और मॉर्निंग एंड आफ्टरनून की शिफ्ट को थोड़ा लंबा कर सकते हो। आपको नंबर ऑफ आवर्स से मतलब है ना, तो उसको इस तरह से सेट किया जा सकता है। देन जो शिफ्ट्स चेंजेस होते हैं वो पहले से ही उनको बता दिया जाए सो दैट वो अपनी बाकी एक्टिविटीज को प्लान कर लें। एकदम से कल के दिन उनको शॉक नहीं दे सकते कि भाई कल से तुम्हें है ना बाद इतने बजे आना है, ऐसा नहीं करना है, उनको पहले से बता देना है। और उनको ये भी एक रूटीन सेट कर देना है कि भाई इतने टाइम के बाद चेंज होती है, तो वो पहले से मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहेंगे इस चीज़ के लिए। देन जो इंटरवल्स होते हैं शिफ्ट्स के वो थोड़े लंबे रखे जा सकते हैं, मतलब जैसे 3-3 महीने का टाइम या 6-6 महीने के टाइम के बाद चेंज करो, या साल भर के टाइम के बाद उनकी शिफ्ट चेंज करो। तो इस तरह से जब इंटरवल लंबे होते हैं शिफ्ट्स में तो वो एम्प्लॉयज़ को टाइम दे देता है कि वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर ले दोबारा। एंड देन शिफ्ट रोटेशंस जो होती हैं वो स्लो होनी चाहिए, एकदम फास्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे लंबे टाइम की शिफ्ट रोटेशंस होनी चाहिए। तो अगर स्लो रहेंगी शिफ्ट रोटेशंस, मतलब बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं होंगी, सपोज 6-6 महीने के बाद हो रही हैं, हर महीने नहीं हो रही है, तो उनके पास टाइम होता है अपने आप को एडजस्ट करने का, अपने टाइम को एडजस्ट करने का। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 4 MPCE 031। आई होप आपको ये वीडियो में एक फ्रेमवर्क मिल गया होगा इतने सेक्शन का। और सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, तो खुद से ज़रूर एक बार रीड करें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर कहीं पे आपको कुछ थोड़े बहुत डाउट रहेगा तो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, press the notification bell. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.